दूसरी जानिब औरतों में बैठी रज़िया को मानो सांप सूंघ गया। अमान को देखकर वो खौफ से कांपने लगी। वो नीचे झुककर तस्बीह के दाने आगे पीछे करते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद अमान को देख लेती। मिस्टर शमसुद्दीन, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, ये ड्रामेबाजियाँ बंद करो। तुम में ज़रा भी इंसानियत होती तो दिल को उसकी माँ के जनाजे में बुलवाते, ताकि आखिरी बार ही सही वो अपनी माँ को देख ले। दिल को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाते हुए अमान ने उसे वापस नीचे बिठा दिया तो वो शाहिदा का चेहरा हाथों के प्याले में भरे ऊंची ऊंची रोने लगी। अल्लाह जी, कैसी बेटी हूँ मैं जो अपनी माँ को उस दरिंदे से नहीं बचा सकी। अल्लाह पाक, आपने मेरी मामा को क्यों नहीं बचाया? लेकिन आपने मुझे ख्वाब में बता दिया था ना, तुम्हारी माँ मुसीबत में है। मैं खुद ही नहीं बचा सकी अपनी मामा को। अपनी माँ को तड़पते हुए मैंने मरने दिया। ये कैसे हो गया मुझसे? उसके पुररौनक चेहरे पर नज़रें जमाए वो तड़प रही थी। उसका दुख यहाँ मौजूद कोई भी नहीं समझ सकता था। उसने अपनी ज़िंदगी के 17 साल अपनी माँ के पास गुजारे थे। अभी कुछ ही दिन हुए थे उनसे जुदा हुए, और वो हमेशा के लिए जुदा हो गई। दिल, सब्र करो प्लीज़। इतनी ऊंची आवाज़ में मत रो, आंटी को तकलीफ़ हो रही होगी, प्लीज़ दिल। उसे अपनी माँ का चेहरा थामे रोते बिलखते देखकर अमान उसके पास पंजों के बल बैठ गया। उसकी हालत देखकर खुद अमान की आंखें भी नम होने लगी। उसे संभालते हुए वो शम्स को भूल ही गया, जिसने पहले उसकी माँ को मारा था और अब दिल की माँ यानी उसकी सगी बहन को भी माफ़ नहीं किया। कैसे सब्र कर लूँ अमान? उसने मेरी माँ को मार डाला। मेरी मामा ने सारी ज़िंदगी इस इंसान की ग़ुलामी की, इसकी बीवी और बेटी के नौकर बने रहे, और मेरे इस घर से निकलते ही इसने मेरी मामा को मार दिया। इसने मेरी माँ के एहसानों को भी नहीं देखा। मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? नहीं हो रहा बर्दाश्त। अमान के सीने पर सर टिकाए वो उसकी शर्ट अपने आंसुओं से भिगोने लगी। उसका दिल दुख से फटने को तैयार था। माँ की मौत का दुख बहुत बड़ा होता है। बेचारी बच्ची के दिमाग पर गहरा असर छोड़ गया है। भला कोई भाई अपनी बहन को मार सकता है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। पास बैठी एक औरत दिल को अफसोस भरी नज़रों से देखते हुए बोली, सही कह रही हैं शमीन बाजी, बेटा दिल, खुद को संभालो। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि इनकी मौत की वजह हार्ट अटैक है। शम्स ने कुछ नहीं किया, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। पहली औरत की तायीद करते दूसरी भी दिल को समझाने लगी, दिल, क्या तमाशा कर रही हो तुम यहाँ? मेरे पापा पर इल्ज़ाम तराशियाँ करना बंद करो। मैं अपने पापा के बारे में एक और लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। सीढ़ियाँ उतरते हुए मीना हॉल में आई और सीधा दिल के सर पर पहुंचकर चिल्लाने लगी, मुझे कोई सदमा नहीं लगा और ना ही मैं तुम्हारे बाप पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही हूँ। ये उस दिन आया था अमान के घर। इसने मुझे कहा कि अगर मैंने अमान को बता दिया कि मैं उसकी बेटी नहीं हूँ तो ये दरिंदा मेरी माँ की जान ले लेगा। मैंने तो अमान को कुछ भी नहीं बताया, आप सबके सामने हैं, पूछ ले इनसे। लेकिन इसने फिर भी मेरी माँ को मार दिया। क्यों किया इसने ऐसा मेरी माँ के साथ? क्या कसूर था मेरी माँ का? उसका यही कसूर था कि तुम लोगों के घर पर रह रही थी। यही कसूर था कि आज तक तुम लोगों की गुलामी कर रही थी। बताओ मुझे। सिसकते हुए वो अमान के पास से उठी और मीना से पूछने लगी। उसकी आवाज़ मीना की आवाज़ से भी ऊंची थी, इसे कुछ हो गया है मीना बेटा, प्लीज़ इसे कमरे में लेकर जाओ, जनाजा उठाने का वक्त हो गया है। बहस को मुसलसल बढ़ते हुए देखकर शम्स ने मीना को कहा और आगे बढ़कर शाहिदा के चेहरे पर चादर कर दी, तुम मेरी माँ को हाथ नहीं लगा सकते। मेरी मामा को तुम जैसा घटिया इंसान कंधा नहीं देगा। मैं नहीं चाहती तुम मेरी माँ को मरने के बाद भी तकलीफ़ पहुँचाओ। एक पल में वो शम्स के पास पहुंची और उसे धक्का देकर शाहिदा से दूर किया। वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, सो गिरते गिरते बचा। मीना दिल को खूनख्वार नज़रों से घूरते हुए उसकी जानिब बढ़ने लगी तो अमान ने उसका बाजू पकड़कर रोक दिया। मिस, आप अपनी हद में रहें, शी इज़ माई वाइफ, सो प्लीज़ अपनी हद में ही रहें तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना हाथ उठाने में मुझे भी कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। अमान ने उसे वार्निंग देती नज़रों से देखा तो उसने अपना बाजू झटकते हुए उसकी गिरफ्त से निकाला। हे मिस्टर, अपनी औकात में रहो। अमान, मेरी माँ के जनाजे की बेहुरमती हो रही है, आप प्लीज़ मेरी मामा को दफना कर आ जाएं। इन सब के लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। मैंने अपना मामला अल्लाह के सपुर्द किया, वही मेरी मामा को इंसाफ दिलवाएगा। ये घटिया लोग अपना जुर्म कभी कबूल नहीं करेंगे। आपकी बात पर मोहर आज इस घटिया इंसान ने खुद ही लगा दी है, जो पहले भी कत्ल कर चुका हो। वो एक और कत्ल करने से भला क्यों डरेगा? मीना को मुंह खोलते देखकर उसने शाहिदा का चेहरा आखिरी बार जी भर कर देखा
और अमान से रिक्वेस्ट करने लगी, जबकि शम्स का चेहरा ऐसा हो गया जैसे सारा खून निचड़ गया हो। फक चेहरा लिए वो दिल की जानिब बढ़ा। अपनी बकवास बंद करो लड़की, वरना 1 मिनट में यहाँ से बाहर फिकवा दूंगा। उसने दिल को अपनी तरफ घुमाते हुए गुस्से से कहा, तो वो उसे झटकते हुए वापस सीधी हो गई, जबकि वहाँ मौजूद लोग दिल की बात पर अब गौर करने लगे थे। अमान, अगर इस शख्स ने मेरी मामा के जनाजे को कंधा दिया ना, तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी इन सब लोगों के सामने। शम्स को आगे बढ़ते हुए देखकर उसने कहा तो वो वहीं रुक गया जहाँ खड़ा था। डोंट वरी दिल, मैं हूं ना, मैं इन्हें कंधा नहीं देने दूंगा। तुम देखना अब क्या क्या होगा इसके साथ। अमान ने दिल की बात पर शम्स के उड़ते रंग को देखा, लेकिन वो अभी भी खामोश रहना चाहता था, क्योंकि अभी कोई दिल की बात पर यकीन नहीं कर रहा था उस वक्त, बल्कि उसे सदमा लगने के अलकाबात सुनने को मिले थे। इसीलिए वो कुछ सोचकर फिलहाल खामोश हो गया। मीना, मेरी बात सुनो। मुराद इस सबसे बेनियाज डोर में खड़ा देख रहा था। जब मीना हॉल में आई तो वो उसे फ़ौरन पहचान गया था। जब उसने अमान के साथ बदतमीज़ी की तो वो चलता हुआ उसके पास आ गया, लेकिन दिल की बातों के दरमियान वो उसे टोक नहीं सका। अभी अमान को दिल की जानिब मुतवज्जो देखकर उसने मीना को आवाज़ दी तो वो पलटकर उसे हैरानगी से देखने लगी। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानते हो? मीना उसे सर से पांव तक देखते पूछने लगी। व्हाट डू यू मीन कि मैं कौन हूँ? तुमने ही तो बुलाया था मुझे। मुराद हूँ मैं। उसकी हैरानगी को भांपते हुए उसने अपना तारुफ करवाया तो मुराद को सामने देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे, जहाँ नापसंदीदगी वाज़ेह थी। साइड में चलकर बात करें? लोगों को देखते हुए उसने मुराद से पूछा। लेकिन अभी तो जनाजा उठने का वक्त है। उसने लड़कियों को देखा जो आखिरी बार मैयत का चेहरा देखकर बाहर की जानिब बढ़ रही थी। अभी ये ड्रामा कुछ देर तक चलेगा, तब तक। उसकी नज़रों की सिमत देखते हुए वो बोली तो मुराद को लगा कि वो साइको लड़की है। मतलब आखिरी बार उसने अपनी फुफ्फो को देखना भी नहीं चाहा, उल्टा इस सब को ड्रामा करार दे दिया। वो उसके पीछे चलता हुआ साइड पर गया। किचन के पास पहुंचकर वो रुक गई, जहां कोई भी नहीं था। आज मुझे मालूम हुआ कि तुम मिलते क्यों नहीं थे और पिक भी क्यों सेंड नहीं कर रहे थे। मीना ने रुकते हुए उसे एक बार फिर सर से पांव तक नागवारी से देखते हुए कहा। तो मुराद नासमझी से उसे देखने लगा। क्या मतलब मीना, क्या कहना चाह रही हो तुम? मतलब साफ है, तुम्हें पहले ही अंदाज़ा था कि मैं तुम्हें देखते रिजेक्ट कर दूंगी। मेरा स्टैंडर्ड इतना लो नहीं है कि तुम जैसे आम शक्लो सूरत के इंसान के साथ शादी या प्यार करूं या कोई भी रिश्ता रखूं। वो तो मालूम नहीं, तुम्हारी आवाज़ इतनी प्यारी लगी मुझे, लगा कोई हैंडसम लड़का होगा, बट मेरी ही किस्मत ख़राब थी जो बगैर देखे इतना वक्त तुम पर ज़ाया कर दिया। मीना ने हाथ के इशारों के साथ मुराद के चेहरे की जानिब इशारा करते हुए कहा तो उसकी पेशानी पर बल पड़े। यू नो वॉट, तुम ये सब क्यों बक रही हो? क्योंकि मैंने तुम्हारी तारीफ़ें करके तुम्हें आसमान पर चढ़ा रखा था, बट आज मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा कर जाऊंगा। भला वो कैसे? सीने पर हाथ बांधते वो मगरूर लहजे में पूछने लगी। कॉल पर, मैसेजेस पर जो मानी मानी करते नहीं थकती थी, आज उसे देखकर वो ये सब भूल ही गई थी। अल्लाह पाक ने मेरी शक्ल सूरत जैसी बनाई है ना, बहुत प्यारी है, और मैंने इस पर किसी आर्टिफिशियल चीज़ को यूज़ करके इसको बिगाड़ा नहीं। और तुम्हारा चेहरा, ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, इस पर तुमने सस्ता मेकअप थोप थोप कर इसकी हालत बिगाड़ रखी है। अब जो पहले ज़रा बराबर भी तुम खूबसूरत होती ना, लेकिन अब एक भटकी हुई आत्मा जैसी लगती हो तुम। तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं लो। अलबत्ता मेरा स्टैंडर्ड इतना लो नहीं कि एक सस्ते मेकअप की देवी को उठाकर अपने साथ किसी भी रिश्ते में बांधूं। सो मिस मीना, अब से मेरे रास्ते में मत आइएगा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप अपने मेकअप को संभालें। मुराद ने उसके गाल पर उंगली फेर कर उसकी आंखों के सामने की, जो उसके चेहरे पर कुछ लगकर वाइट हो गई थी। वो तजलील के मारे सुर्ख टमाटर हो चुकी थी, लेकिन मुराद उसको उसी के लहजे में बेइज्जत करता वहाँ से चला गया था। बदसूरत बेगैरत इंसान, तुम्हारी शक्ल ऐसी है कि तुम्हारे पीछे आया जाए, मैं तो तुम पर थूकना भी पसंद ना करूं। वो पीछे से उसे देखते दबे दबे गुस्से में चिल्लाई, लेकिन मुराद लोगों के साथ आगे बढ़ चुका था जो जनाजा उठाए बाहर जा रहे थे। अमान लोग तदफीन करके घर वापस पहुंचे तो अभी भी मोहल्ले के इक्का दुक्का लोग वहाँ मौजूद थे।
दिल के कहने के मुताबिक उसने वाकई कब्रिस्तान में पहुंचने तक शम्स को कंधा नहीं देने दिया था। एक दो बार उसने आगे बढ़कर ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन अमान ने उसे रोक दिया। अमान साहब, आप अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। ये शरीफों का मोहल्ला है और यहाँ मेरी कोई इज्जत है। आपकी बीवी पहले ही मुझ पर बहुत इल्ज़ाम तराशियाँ कर चुकी है, जो मैंने अपनी बहन की वजह से बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब और नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज़ इन्हें यहाँ से लेकर जा सकते हैं आप। घर में दाखिल होते ही शम्स ने लोगों की मौजूदगी में अमान को जाने का कह दिया, क्योंकि वो जानता था कि अब अमान के सवालात ख़त्म नहीं होंगे और उसके पास अमान के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। इसलिए चालाकी से पहले ही अपनी चाल के मुताबिक उसने काम करना शुरू कर दिया। बर्दाश्त करने के अलावा तुम कर भी क्या सकते थे मिस्टर शमसुद्दीन, और जो तुमने आंटी की वजह से बर्दाश्त किया है ना, आई नो वेरी वेल। मेरी वाइफ ने तुम पर एक भी इल्ज़ाम नहीं लगाया, उसकी कही एक एक बात सच है। वैसे कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो तुम? पहले मुझे हिसाब तो दो कि तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया। जब मैंने तुमसे तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा था तो भतीजी को अपनी बेटी की जगह कुर्बान क्यों किया तुमने? वजह क्या थी? इस बात का जवाब दो मुझे। लोगों के सामने ही सीने पर हाथ बांधे खड़ा होकर वो उससे सवाल करने लगा तो शम्स गड़बड़ा गया। उसे अमान से ये हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि वो लोगों के सामने ही उससे इस तरह के सवाल पूछने लगेगा। ये अब क्या बातें कर रहे हैं आप अमान? आपके वालिदैन ने मुझसे दिल का ही रिश्ता पूछा था और आप तो शादी से पहले दिल बेटी को देखकर पसंद कर चुके थे। आप क्यों मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मैंने आप दोनों मियाँ बीवी का क्या बिगाड़ा है जो बुढ़ापे में मुझे जलील करने पर तुले हुए हैं? आपके ऐसे सवालात मेरी समझ से तो बाहर हैं। साथ ही रखी चेयर पर बैठ के उसने सर हाथों में गिरा दिया और सारी बात अमान पर पलटते हुए मासूमियत का ढोंग रचाने लगा। आप प्लीज़ अभी मज़ीद परेशान ना करें। आपको इनकी हालत नज़र नहीं आ रही? पहले ही कितने डिस्टर्ब हैं। आज इनकी बहन फौत हुई हैं। मालूम नहीं आपको इनसे मसला क्या है, लेकिन प्लीज़ फ़िलहाल अपने मसाइल को यहीं छोड़ दें। अभी अभी जनाजा निकला है घर से, कुछ तो ख्याल कर लें आप। हम शम्स साहब को काफ़ी अरसे से जानते हैं। उन्होंने अपनी बहन और भांजी को हमेशा सहारा दिया, इस घर में रखा, उनके अखराजात उठाई, उन्हें इज्जत दी। वो भला क्यों दिल बेटी के साथ ऐसा करेंगे? इसलिए प्लीज़ मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ से चले जाएं। आसपास खड़े शम्स के कुछ जानने वाले उसकी तरफदारी करने लगे तो उसका साथ देते हुए अमान को जाने का भी कह दिया। मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ शमसुद्दीन। आज मैं अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ और बहुत जल्द मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। ये वादा है मेरा तुमसे। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, याद रखना मैं अपना और दिल का बदला तुमसे लेकर रहूँगा। जितना तुम खुद को बचा सकते हो ना, बचा लो। उंगली उठाकर उसे वार्न करते वो घर के अंदर से निकल गया, क्योंकि अभी उसे ये मालूम करना था कि शम्स का शातिर दिमाग काम कैसे कर रहा है और वो लोगों की हिमायत लेने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह जी, कौन सा गुनाह हो गया है मुझसे जो इसकी सज़ा मुझे इस जैसे दामाद के रूप में मिल रही है? क्यों मैंने अपनी भांजी की शादी इससे करवाई? अपने आप को मासूम दिखाने के लिए उसने फिर से आहो पुकार शुरू कर दी, जबकि पास खड़े लोगों में से कोई उसे सहारा देने लगे और कोई अफसोस भरी नज़रों से उसे देखने लगे। अपनी चाल में वो उन लोगों का साथ हासिल कर चुका था। दिल कौन से रूम में है? वो हॉल में दाखिल हुआ तो अंदर एक ही लाइन में बहुत सारे रूम थे और सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए भी सामने रूम नज़र आ रहे थे। उसे मीना सीढ़ियों से चढ़ती नज़र आई तो उसने उससे दिल के बारे में पूछा। अमान की आवाज़ सुनकर वो उसकी जानिब पलटी और नागवारी से उसे देखने लगी, लेकिन पल में ही उसकी नागवारी सताइश में बदल गई। अमान का चेहरा बगौर देखते हुए उसके होंठ मुस्कुराहट में ढले। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ उसका रूम। शफाफ पेशानी पर बिखरे हुए बाल, छोटी छोटी आंखें, मगरूर खड़ी नाक, हल्की बढ़ी हुई बियर्ड। वो बहुत पुरकशिश नज़र आ रहा था। उसकी शफाफ रंगत पर छाई गहरी संजीदगी उसे मज़ीद पुरकशिश बना रही थी। थैंक्स, क्या आप प्लीज़ चलेंगी? उसे अपनी जानिब लगातार घूरते हुए पाकर अमान ने पुकारा, क्योंकि वो वहीं पर खड़ी उसे महवियत से देख रही थी। हाँ हाँ, आए ना। अमान की आवाज़ उसे होश की दुनिया में वापस ले आई। वो आगे चलते हुए दाएं जानिब बढ़ गई, जहाँ दिल और शाहिदा का मुश्तरका रूम मौजूद था। खुले हुए दरवाजे से अंदर देखते उसने अमान को बताया तो वो बगैर कुछ भी बोले अंदर चला गया। उसने दिल के रूम में कदम रखा तो उसे शाहिदा की कबर्ड के पास बैठे हुए देखा, जो अपनी माँ के कपड़े सीने से लगाए रोने में मसरूफ़ थी। दिल, प्लीज़ सब्र करो, ऐसे रोगी तो आंटी की रूह को तकलीफ़ पहुँचेगी।
अमान चलता हुआ उसके पास आया और बैठते हुए उसे चुप करवाने लगा। वो अपनी सुर्ख सूजी आंखों से उसे देखने लगी। अमान, मुझे लग रहा है मेरा दिल फट जाएगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल तक मामा मेरे साथ थी, हम इसी रूम में इकट्ठे सोते थे। रात को लेटकर हम एक दूसरे से बातें करते थे, पूरे दिन की बातें मैं अपनी मामा को बताया करती थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो चली गई हैं, अपनी दिल को अकेला छोड़कर चली गई हैं। वो उनके कपड़े हाथों में पकड़े हिचकियों से रोने लगी तो अमान ने उसे बाजू से थामकर अपने सीने से लगा लिया। दिल, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। प्लीज़ ना रो। तुम क्या चाहती हो कि आंटी की रूह भी तकलीफ़ में रहे? दिल, जिस तकलीफ़ से वो फोत हुई हैं वो उन्हें मरने के बाद भी मिले। अमान उसका चेहरा हाथों में भरते हुए प्यार से पूछने लगा तो उसने रोते हुए ना में गर्दन हिलाई। फिर चुप कर जाओ, शाबाश, और उठो, अपने घर चलें। दिल के हाथों से कपड़े लेते हुए उसने कहा, नहीं अमान, प्लीज़, मैं अभी यहीं रहना चाहती हूँ, अपनी मामा के रूम में, उनको महसूस करना चाहती हूँ कुछ दिन। अमान, उसने नहीं में गर्दन को जुम्बिश देते हुए कहा। मैं तुम्हें यहाँ छोड़ देता दिल, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ देता दिल, लेकिन शमसुद्दीन ने मना कर दिया है। उसने ऊपर से उसके पड़ोसियों ने साफ कहा है कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं। मैं तुम्हें उस घटिया इंसान के पास नहीं छोड़ सकता, समझो प्लीज़। यहाँ से जो जो तुम्हें चाहिए ले लो। अपनी उंगलियों के पोरों से उसकी सुर्ख गालों को आंसू साफ करते हुए अमान ने कहा, वो कौन होता है मुझे ये कहने वाला? ये मेरी मामा का रूम है और इस घर में मेरी मामा का उतना ही हक है जितना उसका। मेरी मामा को मार कर भी उसे सुकून नहीं मिला। शम्स की कही बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया और अमान से दूर होते हुए वो बोलने लगी, तुम ठीक कह रही हो दिल, लेकिन अभी समझो प्लीज़। उनसे बहस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, हम अपने घर चलते हैं। यहाँ रहकर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जब हर पल अपनी माँ के कातिल को सामने देखोगी और चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगी तो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ होगी। दिल, तुम भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। उसे समझाते हुए अमान ने खुली कबर्ड से एक बैग निकाला और दिल के हाथ से कपड़े लेते हुए वहाँ डालने लगा। ये सब मामा की चीज़ें हैं, हम अपने साथ लेकर जाएंगे, यहाँ एक चीज़ भी नहीं छोड़ेंगे। अपनी सुर्ख आंखें मसलते हुए उसने शाहिदा की चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर बैग में डालना शुरू कर दी तो अमान ने गर्दन हाँ में हिलाई और उसके हाथ से चीज़ें लेते हुए पैक करने लगा। मीना अभी तक वहीं डोर के साथ लगी खड़ी उन दोनों को घूर रही थी जिससे वो दोनों अनजान थे। उसके वजूद में अब हसद की आग जलने लगी। अमान जिस तरह से दिल का ख्याल रख रहा था, उसे चुप करवा रहा था, सीने से लगा रहा था, ये सब उससे कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हालांकि उसने पहले खुद ही अमान से शादी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन तब उसके सर पर मुराद का भूत सवार था। आज उसे देखकर उसने फ़ौरन ही उसे रिजेक्ट कर दिया और अब अमान के पीछे चलने का सोच रही थी। मुराद देखने में प्यारा था, काफ़ी हैंडसम नौजवान था, लेकिन अमान की पुरकशिश से पर्सनैलिटी के सामने मीना को वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मामा, आज मुमानी ने मुझे मारा, यहाँ मैंने उनका ग्लास नहीं तोड़ा था। मुझे बहुत प्यास लगी थी इसलिए पानी मांग लिया तो उनके हाथ से ग्लास खुद ही गिर गया तो उन्होंने मुझे पनिशमेंट दी। स्कूल से आने के बाद जुनैरा बच्चों के पेपर्स मार्क कर रही थी। जब काफ़ी थक गई तो इश्मल को ड्राइंग की नोटबुक देख खुद थोड़ा आराम करने लेट गई। थकावट की वजह से उसकी आंखें जुड़ गईं और जल्द ही नींद की वादी में चली गई। अभी मगरिब की अजान के वक्त आंख खुली तो इश्मल उसके आगे सिसक रही थी। वो उसे रोते देखकर परेशान हो गई और जल्दी से गोद में लेते हुए रोने की वजह पूछी। जब उसके रोने की वजह मालूम हुई तो उसे गुस्सा आया। नीलम अक्सर इश्मल के हाथ से ऐसे ही ज्यादती कर जाती थी, उसे बिना गलती के सज़ा देती थी, लेकिन जुनैरा भी उसे वापस ठंडी ठंडी सुनाकर अपना गुस्सा निकाल लेती। आज भी वो उसी इरादे से इश्मल को चारपाई पर रखते उठने लगी तो इश्मल ने उसका हाथ पकड़ लिया। मामा प्लीज़ आज नहीं, मुझे गाल में पेन हो रहा है, आप प्लीज़ कुछ लगाओ ना, मुझे भूख भी लगी है। नन्ही प्यारी सी परी भी जानती थी कि अब क्या होने वाला है, इसलिए जल्दी से उसे रोकने लगी। अल्लाह इन्हें पूछेगा। आओ मेरी बच्ची, मामा की जान, मैं अपनी बेटी को किचन में ले चलती हूँ। जैसा उस जाहिल औरत ने मेरी बेटी के गाल पर निशान डाला है ना, अल्लाह पाक उसे इससे भी डबल देगा, आप देखना। इश्मल को गोद में उठाकर वो जले दिल की भड़ास निकालने लगी और साथ ही कदम किचन की जानिब बढ़ाए। अल्लाह पाक भी देख देख कर ही लोगों की झोलियाँ भरता है। जिनकी औकात ना हो बच्चों के साथ अच्छा सलूक करने की तो अल्लाह पाक उन्हें कभी औलाद की नेमत से नहीं नवाजता।
जो ही वो किचन में आई तो आगे नीलम रोटियां बेलने में मसरूफ़ थी। उसने इश्मल को डाइनिंग टेबल पर बिठाया और खुद फ्रिज से आइसक्रीम निकालते नीलम की दुखती रग पर हाथ रख दिया। क्या मतलब है तुम्हारा ज़ुनैरा? उसकी बात सुनकर ज़ुनैरा की जानिब मुड़ते हुए वो कड़े तेवरों से पूछने लगी। मेरी प्यारी बच्ची को भूख लगी है, मामा अभी आपके लिए चिकन बनाएंगे और नूडल्स भी। आइस से उसके चेहरे की टकोर करते उसने नीलम को इग्नोर किया। इश्मल के गालों पर प्यार देते उसकी नज़र टेबल पर रखे जग पर पड़ी तो उसकी आंखें चमकी। जग उठाकर उसने नीचे गिराया तो वो सेकंडों में टुकड़े टुकड़े हो गया। नीलम झटके से पीछे मुड़ी और खूंखार नज़रों से कभी जग को और कभी ज़ुनैरा को देखती। ओह मेरी इश्मल बेबी, ये तो टूट गया, दफ़ा करो, टूटने दो, मेरे भाई ही लाए हैं ना। शाने उचकाते वो बेनियाजी का मुजाहिरा करने लगी। भाई ने लाया है तो दरख्त से पैसे तोड़कर नहीं लाया। ओ प्लीज़ खामोश रहो, मैं तुम्हारी चूं चूं सुनने के मूड में नहीं हूँ अभी। मेरी बेटी को भूख लगी है, तुमसे हिसाब किताब तो अभी बाकी है, वो बाद में पूरा करूँगी। उसकी आधी बात को काटते हुए ज़ुनैरा ने इश्मल को मुस्कुरा कर देखा, जिसका चेहरा किसी भी एहसास से आरी था। मेरा बच्चा, चलो ये खाना मामू को देकर आते हैं, फिर मैं और इश्मल बेबी अपना खाना लेकर रूम में चलेंगे और वहाँ खाना भी खाएंगे और मैं अपनी बेटी का काम भी चेक करूँगी। जग तोड़ने के बाद उसके दिल में ठंडक पड़ी। वो आराम से किचन में खड़ी होकर चिकन बनाने लगी। नीलम को उसकी हरकत से सरता पाँव आग लगी तो रोटियां आधे में ही छोड़कर किचन से बाहर निकल गई। इसीलिए ज़ुनैरा ने काशान के लिए भी खाना बना दिया। मामा वो आपको डांटेंगे, अभी आपने मुमानी का जग तोड़ दिया है ना, तो मुमानी ने मामू के साथ शिकायत की होगी। आप उनका खाना यहीं छोड़ दें, वो खुद ले जाएंगी। नीलम के गुस्से से इश्मल हमेशा से डरती थी और वो जिन तेवरों से अभी यहाँ से गई थी उसे हमेशा की तरह अंदाज़ा हो गया था कि आगे क्या होगा, इसलिए अपनी माँ को मशवरे देने लगी। तो हम कौन सा कम है, मैं और मेरी इशी मिलकर दोनों डिशूं डिशूं करके मामू से लड़ेंगे और मामू की पिटाई करेंगे, कैसा? जूनी ने उसे टेबल से उतारते हुए मिजाहिया लहजे में कहा तो इश्मल के चेहरे के तासुरात में कोई भी फर्क ना आया। वहाँ हनूज संजीदगी रकम थी। मामा आप अकेली जाकर दें आए ना, मैं रूम में आपका वेट करूँगी। मैं मामू के रूम में नहीं जाना चाहती। वो अपनी पेशानी से बाल पीछे करते इल्तिजाइया अंदाज में बोली। ओके मेरा बच्चा, आप चलो, मैं आती हूँ। खाना उठाते हुए जूनी ने उसे कहा तो वो टेल पोनी ठीक करते वहाँ से चली गई। वो पीछे खड़ी इश्मल की पुश्त को दुख भरी नज़रों से देखने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि इश्मल अभी तक खौफ के ज़ेरे असर है। इसी वजह से वो अकेली रहना चाहती है और दोबारा से नीलम का सामना नहीं करना चाहती। दिन ब दिन उसके मिजाज में संजीदगी आती जा रही थी। वो मजाक पर बहुत कम हंसती या कभी कभार मुस्कुराने पर इत्तफा करती। उसमें छोटे बच्चों जैसी एक भी आदत नहीं थी। इस सब का जिम्मेदार काशान और नीलम का रवैया था, जो उन्होंने इश्मल के साथ इख्तियार किया हुआ था। अपनी सोचों को झटकते हुए उसने खाना उठाया और किचन से निकलते काशान के रूम का रुख किया।